आप जानने वाले हैं कि किस तरह भारत पाकिस्तान को मात देने के लिए दुनिया भर के ट्रैवल पर अपने सांसदों को भेज रहा है। मात देने की नौबत क्या आ गई, उसके पीछे का भी तर्क आज के सेशन में हम देंगे। आज के सेशन में हम यह भी बताएंगे पाकिस्तान फिर से फूहड़ कॉपी करते हुए भारत की और क्या गलतियां दोहराने जा रहा है। आज के सेशन में हम यह भी बताएंगे कि भारत की राजनीति में कैसे सर फुटअव्वल मचा हुआ है। सारी बातें आज के सेशन में, पूरा पावर पैक सेशन है रविवार के फुल एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। अब मैं एंटरटेनमेंट क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का आपको कारण दूंगा। देखिए, आप सबने देश को एक वर्तमान में बहुत ही बड़े राष्ट्रीय गर्व के साथ जीते हुए देखा है और वो था ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की हमने आतंकियों को जो धूल चटाई और आतंकियों को जिस तरीके से हमने ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट आपने और हमने बढ़िया अच्छे से ऑब्जर्व किया और हमने देखा कि कैसे भारतीय एयरफोर्स ने, हमारे ब्रह्मोस ने कैसे बॉर्डर पार जाकर के एकदम सटीक जाकर के निशाने टिकाए। और उन निशानों की तारीफ हम तो क्या करें, खुद प्रधानमंत्री उनके आकर के कर दिए कि मुझे रात 2:30 बजे फोन आया कि हमारे नूर खान बेस के ऊपर हमला हो गया है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो डिनाई करते रहे लेकिन खुद एक दिन नींद से जागते हैं और कहते हैं कि यार बताना पड़ेगा कि वाकई में हमारी हालत खराब हुई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारे तो तरफ से जो सारे काम हुए वो हमारे एटीट्यूड में भी दिखे थे। हमारी तरफ से हमारे जब डीजीएमओज की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उसमें एक बहुत प्यारी लाइन कही गई थी और वो यही था कि हमारी एयरफोर्स का काम मारना है, लाशें गिनना नहीं है। हम काम करके चले आते, करने के बाद में बाकी लोग समेटते रहे। तो हमारे पास तो एक अल्टीमेट लेवल का एटीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब करें क्या, गधों और घोड़ों की रेस में कई बार घोड़ों को यह बताना भी तो पड़ता है कि भाई हाँ, हम ही थे विजेता। अब गधे बहुत सारी संख्या में हैं, तेज ढैंचू ढैंचू कर रहे हैं, तो उस बीच में हमारे लिए कुछ परेशानियां आ जाती हैं। उन परेशानियों का इलाज हम लोगों ने ढूंढ लिया है, लेकिन अब चलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे हमने। लेकिन आप लोगों को भरपूर जानकारी जितना हो सकता था सत्य के नजदीक रखते हुए अच्छे से उपलब्ध कराने के प्रयास किए थे। हमने अपने चैनल पर आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर से सारी जुड़ी जानकारी दी थी, लेकिन पाकिस्तान की जनता को फर्जी खबरों का डोज खिला रहे थे ये दोनों लोग, इनकी सेना की तरफ से और इनकी सरकार की तरफ से। दे भरपूर फर्जी खबरें, मतलब जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कभी एआई बनाने वाले सैम ऑल्टमैन वगैरह ने भी नहीं सोचा होगा, वो आज इनको देखकर हैरान होता होगा कि अच्छा, इसलिए कहा था किसी ने कि ये बहुत जहर हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भरपूर एआई का उपयोग करते हुए फेक पर फेक न्यूज़ें फेंकी थी। इन्होंने जितनी फेक खबरें फेंकी, हमने अपनी तरफ से पीआईबी के माध्यम से खूब सारे फैक्ट चेक भी किए। लेकिन हम बॉर्डर के ऊपर वॉर कर रहे हैं या फिर फर्जी खबरों का रिटेलिएशन कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। गलती क्या हुई कि जिस समय ये फेक खबरें फेंक रहे थे पाकिस्तान वाले, हमारी इंडियन मीडिया ने खुद से ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली और उनने कहा कि छोड़ो सब चीजें, अब सरकार क्या करेगी, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। और भाई साहब, इंडियन मीडिया ने जो पन्ने उड़ाए भाई साहब, हद ये कर दी कि उन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जा करा दिया तो कराची पर कब्जा करा दिया, तो कोई शहर ही नहीं छोड़ा। और मतलब तालियां बज रही हैं, एंकर नाचने से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस अब तो ये देखिए, और देखिए ये बॉर्डर के पार घुस गया और ये निकल के भाग गया। तमाम प्रकार के हमारी मीडिया ने जब भाई साहब फेक को रिटेलिएट करना शुरू किया ना, तो पाकिस्तानी मान गए कि भाई 145 करोड़ का देश बातों में भी अगर हराने लगा तो बहुत बुरा हराएगा। लेकिन फिर हम लोग जागे अगले दिन और हमने देखा कि यार ये तो मीडिया वालों ने तो खामखाई डोज दे दिया हम लोगों को, ये हमको चाहिए ही नहीं था। भाई इंडिया की जनता बहुत रेस्पॉन्सिबल हो गई। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से राइट खबरें प्राप्त की। आप लोगों ने जो उस दौर में हमारी खबरों को इतना सम्मान दिया, उसके पीछे का रीजन था कि आपको सही खबरें जाननी थी, आपको सही से करीब रहते हुए जानकारी प्राप्त करनी थी। तो आप लोगों ने मीडिया को दूसरे दिन ही सॉरी बुलवाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस फेक न्यूज के वॉर में हमको तो कंट्रोल करने वाली एजेंसीज थी, हम खुद से आत्म कंट्रोल हुए। मीडिया खुद से आकर सॉरी बोल दी, बड़े बड़े चैनल्स ने आकर सॉरी बोला कि भाई गलती हो गई, अगली बार से ऐसा हम नहीं करेंगे, हम माफी चाहते हैं। लेकिन इनके यहां तो कोई कंट्रोलिंग सेंटर ही नहीं है ना, तो ऐसे में इनका चलता रहा। अब इनका चलता रहा, इनके झूठ पर हमने आप लोगों को खूब सारी जानकारियां दी, क्योंकि इनके झूठ में इन्होंने जो तरीके अपनाए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इन्होंने बकायदा भारतीयों के नाम, भारत के जो सेना के मेजर पद हैं, उन जो प्रमुख पद हैं उनके नाम, तमाम प्रकार के मतलब वेरिफिकेशंस, उस तरह से फर्जी खबरें फैलाना शुरू किया। तो हमने कहा कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर 4 बड़े स्तंभ होते हैं। 4 बड़े स्तंभ के अंदर राजनीति जो है, लोकतंत्र के अंदर जब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी राजनीति जो है वो किस तरह की लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म ने, पत्रकारिता ने उसको कमजोर किया है। ऐसे में सरकार को लगा कि क्यों ना हमारे सांसद जो इस विषय पर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह एकजुट थे,
कोई सत्ता नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सब साथ होकर के पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर एकजुट थे। तो अब इस एकजुटता को अब दुनिया को भी दिखाया जाए। हमारी लोकल राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन जब राजनीति के रूप में हमें जाकर बाहर दुनिया को बताना हो कि देखिए किस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमारे देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो विधायिका की बारी है, ये जाएगी, लेजिस्लेचर जाएगा और दुनिया को बताकर आएगा कि पाकिस्तान का फेक नैरेटिव क्या था, पहलगाम हमला क्या था, हमने उसके बदले की कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, और हम यह भी बताएंगे कि हमने उसको पनिशमेंट कैसे दिया और वो फर्जी खबरें क्या बोल रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये बताने की जरूरत क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको आकर के प्रधानमंत्री कहीं खुद से आदमपुर बेस से जाकर के S-400 के साथ फोटो ना खिंचाते या फिर राफेल को दिखाकर फोटो ना खिंचाते, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव पैदा होता कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया। आज प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी ऐसी विजिट की जा रही हैं जिनकी खबरें पाकिस्तान ने चला दी थी कि भारत का वो एयरबेस उड़ा दिया, प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर खड़े हो जा रहे हैं कि लो उड़ा दिया था तो मैं तो यहां आ गया। तो इस तरह से आप में से जिन, ऑब्वियस सी बात है ना, अकाउंटेबिलिटी है लोकतंत्र के अंदर, जनता के प्रति सरकार की एक अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेहिता है, तो उसको बताने का काम तो कर दिया। दुनिया भी कुछ इसी तरह से चल रही है कि किसको क्या फर्जी खबर। आप सोचिए कि इनकी सरकारें इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल लेती हैं, तो आप में से कई सारे मित्र जो कमेंट बॉक्स में एक जानकारी पूछा करते थे कि सर हम तो चलो सच बोल रहे हैं, उनके संसद में तो वो मंत्री इस बारे की बात बोल रहा है, वो थोड़ी झूठ बोलेगा, और वो खरी झूठ बोल रहा था, और खरी झूठ हमने पकड़ी भी और आप लोगों को भी दूसरे दिन में समझ में आ गई। तो जब सरकार के मंत्री इस तरह की बात बोलेंगे, सरकार के प्रमुख जिम्मेदार लोग ऐसी बात बोलेंगे, तो ऐसे में भारत की एक जवाबदेही तय हो जाती है कि यार ये तो सरकारी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इनको तो कम से कम रिटेलिएट करने, लोगों को बताने जाएं कि ये सरकार ही झूठी बनी हुई है। तो उसको बताने के लिए हमने एक तय किया कि चलो भाई सारी पार्टियों से कुछ सांसद निकालते हैं और उन सांसदों को दुनिया भर के प्रमुख देशों में जिनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, जिनको यह आवश्यकता है कि बताया जाए कि हमने क्या किया, उन तक लोगों को अपनी बात बताने भेजेंगे। बात बताने की बात आई। इस बीच में आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, इन प्रमुख चेहरों में थरूर साहब और ओवैसी जी काफी सुर्खियों में रहे थे। मतलब थरूर साहब ने तो एक तरह से प्रवक्ता का पद ही ले लिया था कांग्रेस की तरफ से कि सुनो भाई कांग्रेस वालों, आप ढंग से कर नहीं पा रहे हो, मैं ही करता हूं। ये कांग्रेसी सांसद है, तिरुवनंतपुरम से आते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल मीडिया को भी बढ़िया बयान दिए, बताया कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये सब काम कर रहा है। भारत का जो पक्ष रखा वो इस तरह से रखा गया था कि कांग्रेस पार्टी खुद को साइड में बैठा हुआ पा रही थी कि थरूर साहब अलग अपना मोर्चा चला रहे हैं, इधर हम अपनी बात कर रहे हैं। बात भारत के विरोध में दोनों नहीं कर सकते हैं। ऐसे में थरूर साहब ने अपनी फुटेज अलग प्राप्त कर ली। बीजेपी को मजा आ गया कि वाह, पार्टी में दो लीडर हैं, आइए अब इसके भरपूर आनंद लिए जाएंगे। इसी बीच में ओवैसी साहब ने तगड़ा कमाल किया। ओवैसी साहब ने इन दिनों जो टीआरपी बटोरी है, भाई साहब खींच गए मीटर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान मुर्दाबाद करवाया है या फिर भारत में एकजुटता दिखाई है, पाकिस्तानियों को जो बिल्कुल बेचैन कर दिया है, उनका नैरेटिव फेल मरवा दिया। पाकिस्तान वालों ने 1 महीने पहले ही एक नैरेटिव चलाया था 2 नेशन थ्योरी का, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए जो पाकिस्तानियों ने नैरेटिव चलाया, इधर ओवैसी साहब ने जबरदस्त काउंटर दिया। ओवैसी साहब ने कहा कि सुनो बेटा, पूरे भारत में अगर सही जगह पहुंचना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। उन्होंने बढ़िया तरीके से सबकी नजर में छाने का, मतलब जो उन्होंने समरसता का भाव डाला, ये ग्लोबल लीडर हो जाएंगे थोड़े दिनों में। क्यों? क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां इनकी वजह से चिंता में हैं कि यार हमारा तो ये वोट बैंक था, ये तो वोट बैंक ये भी खा गया, और सुनो ये केवल मुस्लिम वोट बैंक नहीं खाया है, अब ये धीरे धीरे औरों को भी पसंद आ रहा है कि यार ये एकजुटता की बात कर रहा है, पाकिस्तानियों को तो ये आवाज में ही मार दे रहा है। ठीक है, तो इनकी जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस भारत के अंदर जो है ना, अपने देश के अंदर इंटरनेशनल फेमस हो गए जो आदमी, वो अपने निकल कर आए ओवैसी साहब। तो इनके ऊपर बीजेपी ने बढ़िया नजर रखी हुई थी। कई बार तो बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के प्लान भी हैं, इन्हीं की पार्टी है। कई बार आम आदमी पार्टी पर भी लगता था यह आरोप कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को लाया गया है। खैर, राजनीति में कौन किसका क्या है तो जब हो जाता है तो पता चलता है। लेकिन फिलहाल के लिए साहब भारत की तरफ से राजनीतिक दलों ने बढ़िया प्लानिंग की। अब प्लानिंग में जैसे शशि थरूर साहब का नाम आया, कांग्रेस के अंदर बवाल खड़ा हो गया। यार ये क्या हो रहा है, हमसे नाम पूछा किसको भेजना है, हमने इनका नाम ही नहीं दिया, आप इनका नाम दे दी। तो आज अपने सेशन में इन पर डिटेल चर्चा होगी कि थरूर साहब अपने रास्ते क्यों चल पड़े हैं, बीजेपी आफ्टर ऑल चाह क्या रही है। बीजेपी मतलब एक तरफ तो दुनिया को दिखाने जा रही है कि सब एक हैं, लेकिन क्या अंदर ही अंदर देश के अंदर मतलब इस बात के रस लिए जा रहे हैं क्या कि देखो बेटा हम यहां पर स्कोर 1:1 पे हम आगे निकल गए, 1-1-0 पर आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम 1-1 पे चल रहे हैं।
क्या चल रहा है देश की राजनीति में उसकी भी भरपूर चर्चा होगी, और इन भाई साहब का क्या चल रहा है इसकी भी बात बताएंगे, क्योंकि ये रात को 2:30 बजे स्विमिंग पूल जाते हैं। इन्होंने हाल ही में कहा रात को तैरते हैं ये, ठीक है, पानी में तैरते हैं भाई। तो 2:30 बजे तैरने गए थे, तभी इनको पता चला कि नूर खान के अंदर इनके यहाँ पे स्ट्राइक हो गई है। उनकी बात भी आज के सेशन में करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। बेचारे फ्रस्ट्रियाए हुए घूम रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अपन ने 2-3 दिन पहले ये डिसाइड किया था ना कि इस आदमी को इज्जत नहीं देनी है, और आप लोगों ने बंद कर दिया। तो ये इज्जत से परेशान हो गया है, परेशान हो गया है इस बात से कि यार ये लोग हमको फिर से डोनाल्ड डक बना दिए हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं कि इसको पीस प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आनंद लिया जा रहा है। तो ये बात आदमी बोल दिया है, खुद आके, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, आकर कह दिया है कि हमने जो मेहनत की थी ना उसको इतना सम्मान नहीं मिला है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसकी भी चर्चा आज के सेशन के अंदर की जाएगी, ठीक है। तो सारी बातों में से आपको थोड़ा सा फेक न्यूज का एक्सट्रीम दिखाते हैं पाकिस्तानियों का। हालांकि पहले भी हमने काफी बढ़िया इनका विश्लेषण किया था, फिर भी थोड़ा बहुत आपको और बता देते हैं। जब हमने छोड़ दिया था उसके बाद इन्होंने और क्या क्या फेंका। तो देखिए, पाकिस्तानियों के द्वारा यह कहना कि इन्होंने राफेल जेट को मार गिराया था पहलगाम अटैक के अंदर, इसको खुद रॉयटर्स ने खंडित कर दिया था कि देखो साहब, हमसे गलती से जानकारी बाहर आ गई थी, हम खुद इसका खंडन करते हैं। तो यह जानकारी निकल आई। पीआईबी ने अपनी तरफ से ये सारी बातें क्लियर करते हुए बताया, क्योंकि पाकिस्तानियों ने न्यूज फैलाई। न्यूज क्या फैलाई कि भारत का इंडियन ब्रिगेड का जो हेडक्वार्टर है ना, वो इन्होंने मार गिराया है। पीआईबी ने पकड़ करके निकाला कि देखो सब फर्जी खबर है, ऐसी कोई खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये केवल एआई जनरेटेड इमेज लेकर आते हैं आग लगाती हुई कि ये हेडक्वार्टर उड़ रहा, ये लोग भाग रहे, ऐसा कहीं नहीं है। और हम बाकायदा रियल फुटेज डाल डालकर बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए साहब, ऐसे फेक न्यूज के अंदर इन्होंने श्रीनगर एयरबेस को ही उड़ा दिया है, ऐसी खबर इन्होंने दी। हमारे श्रीनगर से बाकायदा फ्लाइट चलना शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने फेक खबर उड़ाई, हमने उसका खंडन किया, ये सब चलता रहा। इसी बीच में पाकिस्तान ने एक रसदार काम और कर दिया, और वो क्या कर दिया, उन्होंने भाई साहब भड़का दिया अफगानिस्तान वालों को। यह कह दिया कि सुनो, तुम्हारे देश में भारत के द्वारा ड्रोन भेजे गए हैं हमला करने के लिए। भारत का अफगानिस्तान से क्या लेना देना, वो इस समय अफगानिस्तान को क्यों निशाना बनाएगा, पहले तुम्हें नहीं निपटाएगा। लेकिन साहब, उनको भड़काने का काम पाकिस्तानियों ने किया, अफगानिस्तान वालों को। अफगानिस्तान वालों ने सिरे से खारिज कर दिया कि सुनो, ये तुम जबरदस्ती खुद के साथ में हमें लेने के, लपेटने के चक्कर में मत रहो। तालिबान ने बाकायदा इस बात को खत्म ही कर दिया कि ये फर्जी बात है, हम नहीं मानते, क्योंकि तुम एकदम फर्जी बातें फैलाते हो। तालिबान ने जब ये बात बोली, पाकिस्तान की बातों में जब तालिबान नहीं आया, तो बाकायदा भारत के विदेश मंत्री ने तालिबान से बातचीत की। पहली बार इतने सालों बाद, 2021 के बाद, अब जाकर भारत के विदेश मंत्री ने उनके मुत्तावी से, जो उनका एक्टिंग विदेश मंत्री, उससे बात की और कहा कि यार शाबाश, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी सूझबूझ है कि तुम ये समझ पा रहे हो कि फर्जी खबर क्या होती है। तो उसने कहा सर, हम समझते हैं, हमने अमेरिका को भगाया है भाई, तो हम हल्के थोड़ी हैं। तो भाई साहब, इन्होंने पाकिस्तानियों के ट्रैप में ये लोग नहीं फंसे। चलो कोई बात नहीं। इस बीच में जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर थी, मतलब मैं इस बात के बाद तो पाकिस्तानियों के ऊपर मतलब हंस हंसकर लोटपोट हूं। और वो क्या जानकारी है, ये इनके मंत्री हैं, डार करके कुछ इनका नाम है, इसाक डार करके। अच्छा, ये जो आसपास का माहौल दिख रहा है, ये इनकी यहाँ की पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में इनके मंत्री जो कह रहे हैं, वो शायद आप ना सुन पाए, मैं बता देता हूं। ये कहते हैं कि दुनिया ने, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अनडिस्प्यूटेड किंग है। अच्छा, अब ये क्या बोले आप सुन नहीं पाए होंगे, क्योंकि बोर्ड में चल रहा है। ये बोले अपनी संसद में, ये पूरा की पूरा माहौल है, और इस संसद में अपने नेताओं से कह रहे हैं कि देखिए, डेली टेलीग्राफ ने अखबार में लिखा है कि अनडिस्प्यूटेड किंग स्काई की पाकिस्तान की एयरफोर्स है। साहब, अब ये बात ये आदमी बोल दिया। अब ये आदमी बोल दिया, अब आप खुद सोचिए कि संसद में आप बयान देते हो, तो उसके पीछे, इंडिया में अगर आप संसद में कोई झूठ बोलते हो, तो इंडिया के अंदर हर बात लिखी जाती है। उस बात के ऊपर फिर संसद जो है वो प्रश्न करती है, अपोजिशन सवाल खड़े करता है। और हमारे यहां तो बकायदा अगर सांसद ने कुछ ऐसा किया है जो इंफॉर्मेशन गलत है, तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है अपनी संसदीय कार्यशैली के अंदर कि साहब, इन्होंने प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ लाया जा सकता है, विशेषाधिकार हनन का मामला लाया जा सकता है, इन्होंने झूठी इंफॉर्मेशन दी। इनके यहां कुछ चलता नहीं है, इन्होंने फेंक दी। साहब, फेंक क्या दी इन्होंने कि एक अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काई है। भाई साहब, अब इस बात को अगर एक बार के लिए डेली टेलीग्राफ के बारे में बात की जा रही है, जो कि यूके का अखबार है, और इस बात को बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह कर करके सब लोग तालियां बजा रहे हैं, अच्छी साहब, इस बारे में फैक्ट चेक हो जाता है। फैक्ट चेक क्या होता है? फैक्ट चेक ये होता है कि डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कभी कोई टाइटल ही नहीं लिखा। जानकारी क्या निकल कर आती है कि डेली टेलीग्राफ ने हैज नेवर कैरीड एनी सच आर्टिकल, उसने कोई आर्टिकल ऐसा नहीं लिखा जिसको इनके यहां का मंत्री जो इसाक डार है वो अपनी संसद में बोल रहा है।
उनके आर्टिकल ही नहीं है ऐसा। ये क्लेम पूरी तरह फॉल्स है और ये जो न्यूज लिखी गई थी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखी गई थी। अब आप सोचिए, जैसे कई लोग इस बारे में हमसे सवाल भी करते थे कि सर उनकी तो संसद में ये बात, तो भाई उनकी संसद को अपनी संसद से कंपेयर मत करो, अपनी संसद में बहुत जिम्मेदारी से बातें होती हैं। इनके यहां पर ये सारी बातें फेंक दी जा रही हैं, इस पर सब खुश हो रहे हैं। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, संसद में बात बोली गई। मैंने आपको बताया भी है कि इनका जो इतिहास रहा है, जिनको ये सब अपना आदर्श मानते हैं, वो झूठों पर ही टिके हुए थे। भाई जिन मुगल को, तुर्क को ये अपना आदर्श मान करके आज इनके यहां पर बाबर और शाहीन टाइप की जो चलती है ना, मिसाइलें बनाते हैं, नाम रखते हैं, ये सब के पीछे कारण के झूठ को इन्होंने हमेशा ऊपर रखा है। संसद में जो आदमी झूठ बोल दे रहा है, अखबार कह रहा है हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हालात ये हैं। ऐसे में जब आप संसद के अंदर किसी मंत्री को ऐसा बोलता हुआ सुनेंगे, फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार को आप ऐसा सुनते सुनेंगे कि जिसकी जिम्मेदारी है विदेश को सही सूचना देना, वो आदमी फर्जी खबरें फैला रहा है। ऐसे में अब आप किस पर विश्वास करें? दुनिया वाले क्या मानेंगे कि इसका विदेश मंत्री सही बोल रहा होगा? भारत के अंदर इस बात की टेंशन हो गई कि यार ये तो हद ही हो गई है। हम तो सोच रहे थे हमारी मीडिया ही इस्लामाबाद पे कब्जा करा रही है, इनका तो मंत्री बोल दे रहा है कि दुनिया में बेस्ट हो गई है पाकिस्तान की एयरफोर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। इसके बाद में भाई साहब भारत के अंदर एक और चीज निकल कर आई। हमारे जो मिस्री साहब हैं, इन्होंने ये बात दुनिया को बताई कि देखो ये इतने झूठे हैं, ये कहते हैं कि आतंकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आतंकियों के जनाजे में इनके सेना के अधिकारी और पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और यूएन के मोस्ट वांटेड आतंकी जो हैं उनके साथ बैठ करके आखिरी जो फातिया पढ़ा जा रहा है वो पढ़ रहे हैं। ऐसे में इनकी तस्वीरें निकाल करके भारत ने दुनिया के मंच पर रखना शुरू किया कि भाई आप इन लोगों के फॉल्स नैरेटिव में मत आ जाओ। पाकिस्तानियों ने क्या कहा कि हमें जंग नहीं जीतनी, हमें क्या जीतनी है, बहस जीतनी है, सोशल मीडिया पर नैरेटिव जीतना है। और कैसा नैरेटिव? हम ही विजेता हैं, और हमने दुनिया को हार करके भी यही बता देना है कि हम ही विजेता हैं। अब सोचो, जब मंत्री आपका संसद में झूठ बोल सकता है तो दुनिया का वो क्या हाल मचाएगा। ऐसे में फिर तय हुआ कि भाई सुनो, ये लोग झूठ के आगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन चलो कभी कभार ये आदमी अगर कह भी दें तो आसिम मुनीर का ये उनको कॉल आता है प्रधानमंत्री को कि साहब हमारे नूर खान पर हमला हो गया है, तो भारत के कई लोगों को इस बात की तसल्ली मिली कि ये लोग इस मार को भी स्वीकार कर रहे हैं कि चलो मार पड़ी भी थी हमें। खैर, हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, तय करो, सब जगह जाओ, जा करके दुनिया को बताओ कि देखो ये फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। और इनके फर्जीवाड़े में पहलगाम का हमला हुआ था, जिसको ये हमेशा डिनाई करते हैं। अपन तो थे ही नहीं, अपन नहीं थे तो हम बताएंगे कि ये एविडेंसेस हैं, ये पाकिस्तानी थे और इस तरह हमला करने आए थे। नंबर एक। नंबर दूसरा, हमने इनके आतंकी ठिकानों को निपटाया था, हम वो दिखाएंगे। नंबर तीन, हमने सीज फायर किन शर्तों पर किया, हम वो दिखाएंगे। और पाकिस्तान क्या झूठ फैला रहा है, हम सब वो बताएंगे। चलो साहब, ये बात हो गई सारी पार्टियों से, क्योंकि सब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत की सारी पार्टियां एकजुट होकर के पाकिस्तान को पूरी तरह से हटाए जा रही थी। मतलब चलो भाई तुमको टिकने नहीं देंगे, कोई बात नहीं साहब। इसमें डिसाइड हुआ कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा भारत की तरफ से, जो दुनिया को मैसेज देगा कि भारत की लोकल राजनीति अलग है और वैश्विक स्तर पर भारत के राजनेता सब एक ही हैं। यह ना कहा जाए कि ये बीजेपी से हैं, कि ये कांग्रेस से हैं, कि ये टीएमसी से हैं, कि ये टीडीपी से हैं, सब एक ही हैं और सब भारतीय हैं और वो भारत को ही रिप्रेजेंट करने जाते हैं। तय होता है साहब, 59 लीडर्स को तय किया जाता है कि ये पूरे देश में जाएंगे। भाई हमारे देश की संसद से 59 सांसद चुने जाते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है 32 देशों में जाकर भारत की इस कार्रवाई के बारे में बताने की और आतंकी हमले पर भारत के एक्शन के बारे में। हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं रिजिजू साहब, उन्होंने सबसे पहले केवल 7 ही सांसदों के नाम लिस्ट पर टांके और इनको बकायदा इस तरह से 17 मई को पीआईबी के अंदर डाला गया। क्या डाला गया कि भारत की तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा, उस डेलीगेशन में द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लीड दी 7 डेलीगेशंस। अब हो क्या गया कि जैसे ही सबसे पहले ये वाली लिस्ट आई, इसमें केवल 7 लोगों के नाम थे। अब कोई भी ये बात पहले इस मैसेज से नहीं समझ पाया कि साहब ये 7 लोग ही पूरे देश में, दुनिया भर में जाने वाले हैं या इनकी अध्यक्षता में और भी लोग जाएंगे। 7 नाम जैसे ही आए, उनमें सबसे ऊपर शशि थरूर जी का नाम लिखा हुआ था। शशि थरूर जी का नाम था, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी से हैं उनका था, शशि थरूर जी कांग्रेस से हैं, श्री संजय कुमार झा साहब जेडीयू से हैं, और श्री ये वैजयंत पांडा जी जो हैं वो बीजेपी से हैं, ऐसे ही कानी मोझी जो हैं वो डीएमके से हैं, और सुप्रिया सुले जी जो हैं वो एनसीपी से हैं, और ऐसे ही जो श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो शिवसेना से हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 नेताओं को अलग अलग पार्टियों से लिया गया, जिनमें बीजेपी के 2 नेता थे, बाकी सभी पार्टियों से एक एक नेता को लिया गया कि भाई सब जाओ और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाकर बातें बता कर आओ। थोड़ी ही देर बाद में
इनके नेतृत्व में जो टीम जाएगी उसका भी खुलासा कर दिया गया कि देखो इन 7 लोगों की लीडरशिप में हम 7 टीम बना रहे हैं, डेलीगेशन बना रहे हैं, और उनमें जो लीडर होगा, जैसे एक बनाया गया वैजयंत पांडा जी को एक लीडर बनाया गया जो जाएंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, है ना। ऐसे ही जहां शशि थरूर साहब हैं, शशि थरूर साहब को लीडर बनाया गया। ये टीम जाएगी यूएसए, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया। अमेरिका जाने के लिए थरूर साहब का लीडरशिप में टीम बनाई गई और उसके अंदर फिर और लोग ऐड कर दिए गए। ऐसे ही बैजंत पांडा जी के नेतृत्व में जो टीम बनी, उसी टीम के अंदर ओवैसी साहब को भी भेज दिया गया। और ये कहां जा रहे हैं? मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, इस जगह पर इनको भेज दिया गया। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में यूके, फ्रांस, मतलब यूरोप के जो देश हैं वहां जाने के लिए भेज दिया। संजय कुमार झा साहब जो हैं उनके नेतृत्व में आसियान कंट्रीज जो अपने एशिया की हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, सिंगापुर, यहां पर भेजने का डिसाइड हुआ। एकनाथ शिंदे साहब जो हैं इनके नेतृत्व में यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सियारा लियोन, यहां भेजने का निर्णय किया गया। ऐसे ही कानिमोजी करुणानिधि जो हैं इनका यूरोप के अंदर कुछ जो देश हैं, स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, इधर भेजने का डिसाइड हुआ। और सुप्रिया सूले जी जो हैं इनके नेतृत्व में इजिप्ट, कतर, इथोपिया, सऊदी अफ्रीका, इनके नेतृत्व में यहां भेजने का निर्णय हुआ। तो कुल मिलाकर के 7 डेलीगेशन बनाए गए कि इनको हम कहां कहां भेजेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये जो 59 लोग बनाए गए हैं, सांसद जो लिए गए हैं, ये निर्वाचित कैसे हुए, कैसे सेलेक्ट हुए? तो कहा गया कि साहब बीजेपी की तरफ से, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सारे पार्टियों को संदेश दिया गया कि साहब आप अपनी पार्टी में से नाम हमें भेज दो जिन्हें हम विदेश भेज सकते हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करें। ठीक है, यही मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन, मतलब मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए कि भाई आप बताइए सर कौन कौन आपकी पार्टी में से आदमी है जो जाने को तैयार है। सब पार्टियों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम दिए होंगे और नाम दिए होंगे तो उनमें से ये टीम बनी होगी। वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका खुलासा हुआ जब कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए गए थे उनमें शशि थरूर जी का नाम नहीं था, और शशि थरूर जी ने इस बात की धन्यवाद दे दिया सरकार को कि धन्यवाद सरकार, आपने मेरा नाम इस डेलीगेशन में डाला है। कांग्रेस के नेता होते हुए शशि थरूर साहब 4 बार के सांसद हैं केरल के तिरुवनंतपुरम से। आपके बारे में और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जैसे ही थैंक यू बोला, भाई साहब कांग्रेस कह रही है कि इनका नाम कैसे, इनका नाम तो हमने दिया ही नहीं था, हमने 4 लोगों का नाम दिया था, पार्टी ने इनका नाम कैसे उठा लिया? सरकार कहती है कि हमें पसंद आया। सर आपको पसंद आया तो फिर आपने हमसे नाम पूछा क्यों था? आप हमसे पूछते ही नहीं, फिर तो आप भी सेलेक्ट करके हाँ तुम बढ़िया हो, तुम बढ़िया हो। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में ये लोग ही हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर क्रॉस वोटिंग में हमारा वोट खराब करने वाले हैं कि जाओ हम वोट नहीं दे रहे हैं, गुप्त मतदान है, हम वोटिंग नहीं करेंगे। चक्कर क्या है ये? साहब यहां से खेला शुरू हो गया। इधर ओवैसी साहब धन्यवाद बोलते हुए दिखाई दिए। ओवैसी साहब का तो हो गया, मतलब इनका तो ये जो फेज था ना, इन्होंने बढ़िया से जिया है, इनका तो अब सेट हो गया मामला, ठीक है ना। ये इनकी राजनीति अभी बहुत आगे जाएगी। तो फिलहाल के लिए इनका साहब धन्यवाद हो गया और इधर से साहब थरूर साहब का धन्यवाद हो गया। लेकिन इस धन्यवाद में जहां रायता फैल गया वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से साफ कहा कि साहब हमसे पूछा गया था, हमने अपनी तरफ से 4 नाम दिए थे और वो 4 नाम थे आनंद शर्मा जी के, जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरा नाम था श्री गौरव गोगोई जी का, जो कि कांग्रेस के अंदर डेप्यूटी लीडर हैं इस समय पर लोकसभा में। तीसरा था सैयद नासिर हुसैन साहब का, जो राज्यसभा में सांसद हैं। और तीसरा था राजा बरार जी का, जो एमपी हैं लोकसभा में। तो बोले हमने 4 नाम दिए थे और इन 4 में से आपने शशि थरूर जी का नाम पता नहीं कहां से निकाल लिया। इस बात को लेकर कांग्रेस बाहर आई। कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़गे साहब से और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से बात की और कहा कि भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए प्रतिनिधि मंडलों में से 4 सांसदों के नाम आप अपनी तरफ से दीजिए। हमने अपनी तरफ से दोपहर तक 4 नाम दिए गए। जयराम रमेश जी के अनुसार ये नाम तो दे दिए गए, लेकिन इस नाम में शशि थरूर जी का लिस्ट पर नाम नहीं था। तो ऐसे में इन्होंने जैसे ही अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया, क्योंकि साहब सरकार ने उनका नाम अपनी तरफ से ले लिया। अब भाई साहब ये अपनी तरफ से नाम लिया गया तो थरूर साहब के बारे में जानकारी लोग जुटाना शुरू किए कि कहानी चल क्या रही है। मतलब कुछ तो ऐसा है दया जो गड़बड़ हो रही है। मतलब या तो ये वो तैयारी है जिससे कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर दक्षिण भारत में पहट बनाने के लिए थरूर साहब का कार्ड खेल रही है। अब क्या कहानी है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए।
थरूर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, मतलब पढ़े लिखे से मतलब इनको ऐसे समझिए, कहते हैं कि कई बार अंग्रेजी की डिक्शनरी इनसे आकर पूछती है कि सर इस बार इस शब्द का मतलब क्या निकाला जाए और कौन सा नया शब्द डिक्शनरी के अंदर वर्ड ऑफ द ईयर माना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी अल्टीमेट वोकैबुलरी है। ठीक है साहब, इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी यह है कि 1978 से लेकर 2007 तक यूनाइटेड नेशंस में यानी कि यूएन के अंदर कई पदों पर काम कर चुके हैं और उन पदों में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वैश्विक मंच पर इनकी बोलने की जो क्षमता है, इनकी जो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक समझ है और इनकी जो कम्युनिकेशन में जो अंग्रेजी पर इनकी पकड़ है, क्योंकि बहुत से देशों में अंग्रेजी बोली समझी जाती है और विशेष रूप से यूरोपियन वर्ल्ड में और यूएस के अंदर अंग्रेजी का थोड़ा महत्व है, तो ऐसे में इन्होंने काफी समय यूएस और यूके में बिताया है, तो इनको काफी बेहतर समझ मानी जाती है। मतलब इनको जब कांग्रेस में लाया गया था, यही समझकर लाया गया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के अंदर ये विदेश मंत्री के पद के लिए एक बेहतरीन आदमी रहेंगे। मतलब इनसे अपेक्षाएं बहुत थी, लेकिन इनके पहले तो खुद के निजी मामले ही नहीं सुलटे, कभी उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन वो सुलझे उसके बाद में फिर राजनीति में कांग्रेस नहीं आई, तो इनका समय थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ चलता रहा। चलिए कोई बात नहीं साहब। इसी बीच में जब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि शशि थरूर साहब जो हैं, उन्होंने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सरकार की काफी प्रशंसा की थी, और जब प्रशंसा की थी तो ऐसे में सरकार को अपने समर्थन में अपोजिशन की तरफ से एक आदमी मिल गया। अब इस आदमी के हाल ही में प्रशंसास्त्र कैसे निकले, इस बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। देखिए क्या है कि थरूर साहब तो प्रशंसा कर रहे थे किसकी, बीजेपी की, या फिर कहिए तो सरकार के नेतृत्व की, कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन जिन नामों को कांग्रेस ने सुझाया है वो लोग पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो जिन नामों को कांग्रेस ने दिया है वो तो सरकार से ही सवाल पूछने वाले थे, और थरूर साहब जो है वो सरकार की तारीफ करने वालों में थे कि हाँ भाई पाकिस्तान को बढ़िया से आपने मजा चखाया, मजा आ गया। अपोजिशन में बैठ करके कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा है तो वो तो आपका प्रबल पार्टनर हो गया कि हाँ भाई तुम बहुत सही जा रहे हो गुरु। ऐसे में 2009 के अंदर साहब यूएन की नौकरी छोड़ते हैं और कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम सीट है, वहां से थरूर साहब चुनाव लड़ते हैं और 4 बार से लगातार लोकसभा के अंदर सांसद वहां से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में थरूर साहब को लेकर के थोड़ी मत भिन्नता चल रही है, ऐसा मानना है। अब आप क्यों इस बात को क्यों माने और कैसे इसके पीछे का तथ्य दिया जाता है, तो कहते हैं 2022 में कांग्रेस के अंदर पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि केंद्र मतलब जो कांग्रेस की गांधी परिवार जो है उनसे उनकी थोड़ी नजदीकी है, या फिर यह कहिए कि पार्टी में उनकी सीनियरिटी और उनकी समझ को जो केंद्र मतलब राहुल गांधी जी और गांधी परिवार जो है वो अप्रिशिएट करता है कि हाँ ठीक है आप हमारे हिसाब से काम करते हैं। ऐसे में उन्हें अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के रूप में लाया गया। दूसरे उम्मीदवार जो थे वो शशि थरूर साहब थे। शशि थरूर जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम भरा, लेकिन उन्हें ना अध्यक्ष बनाते हुए जब खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस परिवार ने या फिर गांधी परिवार जो है उन्होंने खड़गे साहब के साथ जो अपना साथ दिया, उसके बाद से थरूर साहब के विचार कांग्रेस को लेकर हल्के हल्के बदलने लगे और वो उसका कई बार परिचय दे चुके हैं। कई परिचय में एक बार जब मोदी जी अभी ट्रंप साहब से मिलने गए थे तो उस समय पर यह परिचय दिया उन्होंने, ये कहते हुए कि F-35 खरीदकर भारत अच्छी सूझबूझ दिखाएगा। मतलब सरकार के फैसलों को अपोजिशन में रहते हुए उन्होंने साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मंचों अंतरराष्ट्रीय विषयों पर सरकार की अंतरराष्ट्रीय नीति की तारीफ करना शुरू कर दिया। ऐसे काम होते होते अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक विजिंगम पोर्ट के ऊपर एक वीडियो डाला था, अगर हो सकता है आपने देखा हो। उसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसा हुआ था, प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने गए थे, अडानी ने एक पोर्ट बनाया, डीप सी पोर्ट के बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो उस समय जब प्रधानमंत्री केरल में इस पोर्ट का उद्घाटन करने गए थे तो शशि थरूर साहब भी मंच पर थे और प्रधानमंत्री जी ने वहीं से आनंद ले लिया कांग्रेस पार्टी के। क्या कहते हुए कि आज इस मंच पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते कई लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। अब वो नींदें उड़ने की जो बातें हो रही थी वो इसी बात को लेकर हो रही थी कि ये तस्वीर जो है ना ये काफी रंग डालेगी, और साथ में केरल के अंदर जो पार्टी सत्ता में है वो केंद्र के अपोजिशन वाली पार्टी है। पार्टी के सभी सदस्य एक साथ एक मंच पर हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, तो ऐसे में बोले बहुत सारे लोगों के मन में चिंताएं हो सकती हैं। तो थरूर साहब हाल ही में अपने बीजेपी प्रेम कह लीजिए या फिर कहिए कि कांग्रेस के खिलाफ होते हुए सरकार के समर्थन में वो हल्का हल्का सॉल्ट डालते रहते हैं कांग्रेस के अंदर कि देखो तुम मेरे को अवॉइड कर रहे थे, तुमको लगा मैं दक्षिण में बैठा हूं तो देख नहीं रहा हूं, लो देख रहा हूं। तो उनका जो सॉल्टी स्प्रे है ना वो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा तिल मिला देता है कि ये चल क्या रहा है। अच्छा,
कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो 4 नाम दिए, अब उनके बारे में बातें होना शुरू हुई। इधर की तरफ से बीजेपी ने काउंटर देना शुरू कर दिया। बीजेपी ने काउंटर देना शुरू यह कर दिया कि एक बात बताओ, आप लोगों ने जो 4 नाम सुझाए हैं, उन 4 वर्सेस में शशि थरूर के बारे में बताओ कि दोनों में कौन ज्यादा आदमी ऐसा है जिसको विदेशी मामलों की समझ ज्यादा है। विदेशी मामलों की समझ में हमारी नजर में तो आपकी पार्टी में शशि थरूर जी हैं, आपने यहां नाम क्यों नहीं डाला? मतलब आप उन्हें इस लायक भी नहीं मानते कि वो विदेश भेजे जाएं? जो आदमी इतना ज्यादा एक्सपोजर रखता है यूके यूएस के मामले में, हमें तो यह लगता है कि अगर वो अभी तो खैर सेटिंग नहीं बैठ रही, थरूर साहब अगर दोबारा चुनाव लड़ें और बीजेपी दोबारा मान लो बाई चांस सरकार में आ जाए, तो हो सकता है कि उनको विदेश मामलों के अंदर कोई ना कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा, आओ भाई साहब साथ में चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तो चुनाव भी दूर हैं, और फिलहाल के लिए जो माहौल है वो फिलहाल इतना ही है कि वो तिरुवनंतपुरम सीट निकाल पा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि साहब उनके नेतृत्व में केरल के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बना दे। तो बस उनको दूर से ही कह रखा है कि तुम सुनो, बस वहीं से बैठे बैठे गुलाम नबी आजाद जी की तरह कांग्रेस के घोचे करते रहो, बस इस तरह से चलते रहो। जैसे बीजेपी ने ना कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं बाजार में, मतलब छोड़ रखे कहिए या ये कहिए कि उनकी समझ में ऐसे लोग विकसित हो चुके हैं कि हाँ ये वहीं पे बैठा बैठा बहुत सही काम कर रहा है। जैसे कुमार विश्वास साहब, ये कहीं के नहीं है लेकिन हाँ केवल माहौल अपना बढ़िया चलाए हुए हैं। जैसे फिलहाल के लिए आप थरूर साहब बैठे हुए कांग्रेस में हैं लेकिन माहौल सरकार का बनाए हुए हैं। गुलाम नबी आजाद जी के साथ भी तो प्रधानमंत्री ने ऐसे ही कुछ मोमेंट साझा किए थे संसद के अंदर कि साहब आजाद साहब गजब थे आप पार्टी से अभी विदा हो रहे हैं, आप संसद से रिटायर्ड हो रहे हैं, हम आपको बहुत याद करेंगे। अब याद करेंगे साहब तो साहब थैंक यू हो गया। तो बस पार्टी में पार्टी पॉलिटिक्स में यही सब चलता होगा, अपन तो क्या ही जाने, मास्टर आदमी अपन तो। चलिए साहब, ऐसे में फिलहाल के लिए जयराम रमेश जी कहते हैं कि साहब हमने तो ये 4 नाम दिए थे, 4 नाम दिए तो इनमें से 2 नाम, एक का नाम था गौरव गोगोई जी का और एक का नाम था सैयद नासिर हुसैन साहब का। इन दोनों के बारे में बीजेपी खोज लाई इनके जुड़े हुए पुराने मामले। उनमें से सबसे पहला मामला गौरव गोगोई जी के बारे में बीजेपी ने आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया कि साहब इनका नाम क्यों सजेस्ट कर रहे हो आप? कांग्रेस के सांसद हैं, समझ में आता है, पूर्वोत्तर भारत से आते हैं, समझ में आता है, लेकिन सर सवाल यह है कि इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब ये पाकिस्तान कनेक्शन कहां से निकल आया? और दूसरा, ये जो सैयद नासिर साहब हैं, इनके बारे में यह कहा गया कि जब ये राज्यसभा का चुनाव जीते तो इनके जीतने पर इनके उम्मीदवार, इनके जो समर्थक थे, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब साहब 2 मामलों को लेकर के बीजेपी कांग्रेस आमने सामने चल रही है। क्या हुआ? गौरव गोगोई जी के बारे में कहा गया कि जो इनकी धर्मपत्नी है उन्हें पाकिस्तान से सैलरी मिलती है। यह आरोप लगाया किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं साहब, आसाम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए, और मुख्यमंत्री हैं हेमंत शर्मा जी। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि साहब जो गौरव गोगोई जी जो हैं, इनकी धर्मपत्नी को तनख्वाह मिलती है एक ऐसे एनजीओ से जो पाकिस्तानी एनजीओ है, तो इसका मतलब पाकिस्तान वाले इनको पैसा देते हैं। दूसरा इनका आरोप था कि गोगोई साहब खुद पाकिस्तान की इंटरनल मिनिस्ट्री, जैसे भारत के अंदर गृह मंत्रालय है ऐसे उनके यहां का इंटरनल मिनिस्ट्री है, बोले उसके बुलावे पर आप पाकिस्तान गए और उस इंटरनल मिनिस्ट्री के अंदर आईएसआई, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे गृह मंत्रालय के पास सीबीआई, ऐसे ही आईएसआई के साथ ये यहां पर बातचीत किए होंगे। तभी तो पाकिस्तान से आने के बाद गोगोई साहब ने राफेल पर सवाल उठाए, भारत के कई गहरे मुद्दों पर आकर के संसद में सवाल पूछे। हमसे यह पूछा गया कि बताइए न्यूक्लियर बम कहां रखा है, सरकार को जानकारी होनी चाहिए, संसद को जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब सवाल उनके थे, पूछ गोगोई साहब रहे थे, ऐसा शर्मा जी ने आरोप लगाते हुए कह दिया। और यहां तक कह दिया अगर मेरा एक भी शब्द गलत होता है तो मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब फिर से मामला फंस गया कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, गोगोई के बारे में बोल रहे हैं, गोगोई जो है उनका पाकिस्तान कनेक्शन बता दिया गया है कि ये वहां गए थे। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जाने में पहले कोई पार्टी के राजनेता जाते नहीं थे, बहुत सारे लोग जाते थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पाकिस्तान गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अबे मोदी जी पाकिस्तान गए थे भाई, उनको बिना बताए उनके कौन था वो नवाज शरीफ उसकी पोती वोती की शादी में पहुंच गए थे, है ना। तो ऐसे में भारत से जाने वाले लोग तो खूब सारे रहे, लेकिन वही वाली बात है, नैरेटिव गेम क्या है। शर्मा जी ने कहा कि साहब गौरव गोगोई जी को इंटरनल मिनिस्ट्री ने इनविटेशन भेजा और ये वहां गए और उन्होंने ऐसे ऐसे बात की, फिर आकर संसद में सवाल पूछे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर मसला था। लो जी, घुमा दिया मामला, अब मामला घूम गया। अब घूमते ही साहब फिर से पार्टी के अंदर बातें शुरू हो गई। इधर की तरफ से जो अमित मालविया जी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी के जो भी आईटी से रिलेटेड मामले हैं, आईटी सेल से रिलेटेड मामले हैं, वो इन्हीं के नैरेटिव पर चलते हैं। तो भाई साहब इन्होंने अपनी तरफ से ये बात कहना शुरू कर दिया कि शशि थरूर जी में क्या दिक्कत है भाई साहब, क्यों उनको नहीं भेजा जा रहा है, हैं? ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं भेज रहे हो, जबकि जब पता है कि आपको उनके पास पोटेंशियल है। जैसे
1994 में जब पीएम नरसिम्हा राव साहब हुआ करते थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यूएन के अंदर मानवाधिकार आयोग के अंदर भेजा गया था, लीडरशिप के साथ भेजा गया था। ऐसे ही अपोजिशन के द्वारा, मतलब सत्ता पक्ष के द्वारा अपोजिशन के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भी एक बार, मनमोहन सिंह जी के समय पर भी एक बार 2008 के अंदर विदेशों में डेलीगेशन ऐसे ही भेजा गया है। तो भारत के द्वारा तो डेलीगेशन भेजना कोई नई बात थोड़ी है। चाहे हमारे मुंबई हमले हुए हों या फिर 1994 का मामला हो, भारत ने प्रतिनिधियों को, अपने विपक्षी दल के नेताओं को भेजा है, तो हम भी ऐसे ही भेज रहे हैं। कुल मिलाकर के भारत के अंदर अब इस विषय के ऊपर राजनीति भी हो रही है। अब आप पूछेंगे सर देखिए देश के मामले में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए बात ऐसी है, राजनेता राजनेता ही होता है, पहले ये समझिएगा। और राजनेता का राजनीतिक हित सर्वोपरि होता है। और राजनीतिक हित के मामले में देश हित की जब बात आती है तो सब एक हैं, क्योंकि देश के बाद बाहर जो है वो सबको एक दिखना है। ये आपको लोग जाते हुए बढ़िया से, आपको एक ही फ्लाइट में बैठकर जाते हुए बढ़िया हंसी ठिठोली करते हुए जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब खुद के वोट बैंक की बात आएगी कि भाई ये मेरा मतदाता है, इसको मेरे द्वारा यही कही गई बात पसंद है, तो ये वही बोलेंगे। ठीक है ना? तो राजनेताओं के चलते आप एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, पहले ये भी समझें। ठीक है? राजनीतिक विचारधाराएं उनकी कुछ भी हो सकती हैं, अल्टीमेटली वो लोग बहुत ऊपर के लोग हैं, वो अलग मामले से समझते हैं सारी चीजों को। ठीक है साहब? पाकिस्तान पे आ जाएं। नकलची बंदर है ये। नकलची बंदर मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इसको बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा कि भारत ने जैसे ही पहलगाम का मामला हुआ, भारत ने तत्काल प्रभाव से, भाई हमारे सीसीएस की बैठक बुलाई गई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठाई गई, तुरंत 5 बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए। उनमें हमने डिसीजन लिया कि सिंधु का पानी रोक दो, और हमने बड़े बड़े डिसीजन लिए, वाघा बॉर्डर पर क्लोज कर दो, और ये सब हमने अपनी बातें बता दी। जैसे हमने किया, तुरंत पाकिस्तान ने कॉपी मार दिया। हद यह हो गई कि लोगों ने इस तरह से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया कि देखो साहब, पाकिस्तान वाले किसी भी मामले में कॉपी से कम नहीं है। किस मामले में? भारत कुछ भी डिसीजन लेता है बढ़िया वाले, पाकिस्तान वाले उनकी नकल बिल्कुल एज इट इज कर देते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इसी तरह से आदमपुर बेस पर गए थे, तो इन्होंने भी अपने प्रधानमंत्री को किसी बेस पर पहुंचा दिया, और फूअड़ कॉपी करते हुए इनके प्रधानमंत्री भी नजर आ गए। पर कोई बात नहीं, न्यूज इस तरह से चलने लगी कि भारत की कॉपी पाकिस्तान, बिल्कुल फर्जी वाली, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाला था ना, कट कॉपी पेस्ट, तो ये बिल्कुल भारत के निर्णयों को कॉपी मारते हैं। तो बोले अभी का कोई भी निर्णय कॉपी पेस्ट मारा गया है क्या? मारा गया है। क्या हुआ ये कि अभी जैसे अपन ने कहा ना 59 सांसदों को भेजेंगे, 36 कंट्रीज में भेजेंगे, भारत ने ये डिसीजन लिया है, पाकिस्तानी भी आ गए। पाकिस्तान ने ओहो, अगर ये जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हम भी जाकर के अपनी फर्जी बातों को सबको सुना के आएंगे। ये बात कोई सरकार ने बोली ना, ये भाई साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब। इन्होंने अपने, बिलावल भुट्टो जरदारी, ठीक है, इनकी मां का असैसिनेशन हुआ था, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का। ठीक है साहब? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? कि मुझे सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री का कॉल आया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? कि आप क्यों नहीं अपनी डेलीगेशन लेकर के विदेश में जाएं और पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेज पर नाम रखकर आएं और बताएं कि पाकिस्तान क्या सोचता है। साहब इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि इनके पास फोन आया। भुट्टो साहब कौन है? तो ये साहब बेनजीर भुट्टो की संतान है। ये वही है जिनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जब इन्होंने ये कहा था कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। ये वही है, अभी तक पानी नहीं बहा पाए हैं, वो बात अलग है। ये वही है जिन्होंने प्रधानमंत्री को बुचर ऑफ गुजरात कहा था, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल कटा था। खैर, इनको सपने आ गए हैं और इनको प्रधानमंत्री ने भेज दिया। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी फाइनल फैसला इनके भेजे जाने के ऊपर नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तानी कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा जरूर करेंगे। पहले भारत के अंदर देख लेते हैं कैसे कैसे स्कोर सेटल हो रहा है। अगर हो जाता है तो फिर वो भी वहां पर ऐसा काम कर लेंगे, प्रोवाइडेड उनके पास पैसा हो, प्रोवाइडेड आईएमएफ वाले उनको हवाई जहाज का टिकट दे दें। चलिए कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी बात इस व्यक्ति की भी कर ही लेते हैं। बेचारा सपने लिए घूम रहा है कि मरते मरते मुझे, मतलब जीते जी मुझे पुरस्कार, नोबल पीस पुरस्कार मिल जाए। भाई साहब ये तो अल्फ्रेड नोबल जिंदा नहीं है, नहीं तो उसको भी धमका धमकू करके पुरस्कार मांग ही लिया होता ये आदमी कि सुनो पैसा वैसा बताओ कितने में मिलेगा, पीस पुरस्कार चाहिए हमको। अब ये आदमी परेशान क्यों चल रहा है? परेशान इसलिए चल रहा है कि यार इंडिया वालों ने तो भुला ही दिया हमें। हमको लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में रहेंगे तो सुर्खियों में बने रहेंगे, सुर्खियों में बने रहेंगे, हम बताएंगे कि भारत पाकिस्तान में हमने सीज फायर कराया है। भारत के लोगों ने एकदम इसको डिनाई मार दिया कि अबे तुम फर्जी आदमी हो यार, तुम इस तरह के झूठ बोलते हो। और सर जाते जाते खुद भी फिर क्लियर कर गया। क्या क्लियर कर गया? कि नहीं यार, बात ऐसी थी कि देखो मैंने प्रयास किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही सीज फायर कराया था, हाँ मैंने परमाणु हमला रोक दिया था। अरे तो महाशय वो तो सब समझते हैं, आप इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
आप क्या, ये हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि जब दो न्यूक्लियर कैपेबल देश जंग करेंगे तो जंग के अंदर टेंशन ही इस बात की है कि न्यूक्लियर बम ना फेंक जाए। और ये सत्य है कि न्यूक्लियर बम अगर फेंकेंगे तो दोनों ही देशों में शायद ही कोई बचेगा, दुनिया में बहुत बुरा संघर्ष हो जाएगा। न्यूक्लियर बम एक ही बार में आर पार को देशों को समाप्त करने वाला होगा, निश्चित है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या न्यूक्लियर बम की वजह से हम आतंकियों को पनिशमेंट देना बंद कर दें कि साहब ये तो न्यूक्लियर बम के नीचे छुपकर बैठे हुए हैं, चलिए इनको नहीं मारेंगे? तो ऐसे में आपने जो किया वो दुनिया के लिए अनोखा नहीं था। आपने कहा मैंने न्यूक्लियर बम रुकवा दिया। अरे तो भाई वो तो सीज फायर हुआ ही है ना, इसीलिए हुआ है कि आगे बढ़ेगा तो कहां तक जाएगा। इसलिए सब समझते हैं इस बात को। हम तो पहले से कह रहे थे, डे वन से कह रहे थे कि हम कुछ भी उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम आतंकियों को मार रहे हैं। लेकिन आप हैं कि आप हैं, तो आपने ही क्या कहा, जिस तरह की बातें इन्होंने कही, भारत ने धीरे धीरे उनका काउंटर बहुत अच्छे से देना शुरू कर दिया है। भारत ने अब उसी भाषा में समझाना इनको शुरू कर दिया जिससे ये समझते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान से बातचीत की। अब आज का अपडेट दे रहा हूं मैं इसी बीच में, अभी और क्लियर कर दूंगा कि जानकारी है कि भारत ईरान से बातचीत करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग ना इनकी रगों पर हाथ लगा रहे हैं, दर्द हो रहा है क्या, उस तरह से बातचीत चल रही है फिलहाल के लिए। ये भाई अपनी तरफ से बोलता है कि भाई देखो बात ऐसी है कि मैंने बड़ा काम किया था लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिला। भाई तुम्हें कैसा क्रेडिट चाहिए? तुम भारत के अखबारों की 3 दिन तक लगातार सुर्खी रहे हो। तुमने मतलब भारत का इतना बड़ा काम जो हमने आतंकियों के दिमाग में भेजा, सेट किया, तुम उसका क्रेडिट खा गए। उसके बावजूद कह रहे हो कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला। अपने देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दें तुम्हें, आ जाओ भाई, हद ही चल रही है। तो मतलब इस आदमी में क्रेडिट की लड़ाई की न्यूज बन गई है ये भाई। बिगर सक्सेस देन आई विल नेवर गिवन क्रेडिट फॉर, मैंने बात काम तो बहुत बड़ा कर दिया था, मुझे क्रेडिट नहीं मिला है? अजब लेवल पे। मैं आपसे पहले भी कहा था इनके कहानी दिमाग में कुछ और चल रही है। देखो ये व्यापारी आदमी है, इनको अपना ट्रुथ नाम का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो चमकाना, हैंडल नहीं है, कंपनी इनकी है। इलॉन मस्क का ट्विटर चमकाना। ये चाहते हैं कि मैं इंडिया में कैसे ना कैसे करके बस सुर्खी में रहूं, चाहे मैं आम रोक के रहूं। भाई साहब आज की खबर ताजा जो बन रही है वो ये है कि भारत के 15 जहाज जा रहे थे, 15 जहाजों में आम भर के जा रहे थे। भारत में बढ़िया खेतीबाड़ी होती है, गंगा यमुना का बढ़िया तट है और बढ़िया अपने यहाँ पे आम पैदा होता है और हम आम एक्सपोर्ट करते हैं, आम एक्सपोर्ट करते हैं और बढ़िया अपने भारतीय लोग जो वहां रहते हैं वो बढ़िया आम मंगा के खाते हैं। बढ़िया आम अपना भेज रहे थे, आम भेज रहे थे, तो ये भाई साहब वहां से आम कैंसिल कर। इनको क्या चाहिए? आम के आम और गुठलियों के दाम। भाई आम सड़ जाए 5 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं, तुम ट्रंप का नाम लोगे कि नहीं, बस आ गए ना, बस चल गया, काम हो गया। इनको हमेशा न्यूज में बने रहना है, लेकिन आप और हम ध्यान रखेंगे कि इनको किस तरह से याद रखना है। ठीक है ना, इज्जत का कंट्रोल रखना है इन भाई साहब का। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इज्जत पाते ही फिर ये समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, बस वहां से रोकना है इन्हें। इन भाई साहब ने क्या किया कि भारत के 15 शिपमेंट जो थे, जो यहां से आम के जा रहे थे, उनको इन्होंने वहां, इनने तो खैर क्या ही किया होगा, इनके सरकार के जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भारत के 15 कंटेनर्स को, मैंगो शिपमेंट्स को वहां पर उतरने नहीं दिया। उनकी कीमत लगभग 4.25 करोड़ के आसपास बताई गई कि इतने का आम था जो नहीं उतरा। कारण पता चला कि अमेरिका अपने यहां पर जब आम उतरने देता है उससे पहले उसके कीड़े मरवाता है। अब उतरने से पहले कीड़े मरवाता है तो कहीं रास्ते में कीड़े लग गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मुद्दा यह है कि भारत से ही जब एक्सपोर्ट हो रहा होता है उससे पहले ही इरेडिएशन की प्रक्रिया होती है, मतलब उनके ऊपर से कीटाणु मारे जाते हैं रेडिएशन के थ्रू करके, कुछ भी करते होंगे। और यहां पर बकायदा उनका एक अमेरिका वालों का अधिकारी बैठता है जो मोहर लगाता है कागज के ऊपर, और कागज पर एक, मतलब एक तरह से समझिए कि एक फॉर्म होता है, PPQ 203 नाम का एक फॉर्म है। उस फॉर्म पर वो मोहर लगाकर कहता है कि हाँ भाई ले जाओ इसको, अब ये रेडिएशन मुक्त है या फिर कहिए कि कीटाणु मुक्त है, इसको ले जाओ। अब ले जाने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन भाई साहब इस बार उसमें दस्तखत कहीं और कर दिया गया, या कहिए कि एंट्री कहीं और हो गई। यहां से तो शिपमेंट चढ़ गया, अमेरिका में नहीं उतरने दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? बोले ये एंट्री गलत जगह हो गई। जैसे नहीं होता कि आपने भाई साहब यहां पर नाम भरना था, यहां फादर का नाम भर दिया आपने, अब फॉर्म गलत हो गया। इतना माल लेकर के कोई आप पहुंच गए, अब उनसे कहा जा रहा है कि इस माल को वापस लेकर जाओ। अब वापस लेकर आओगे तो आम तो खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो अपने किसानों ने वहीं पर ही डिस्ट्रॉय करने का, एक्सपोर्टर्स ने वहीं पर डिस्ट्रॉय करने का निर्णय भी ले लिया है। खैर, कुल मिलाकर इन भाई साहब को न्यूज में बने रहना है। उम्मीद है कि आप न्यूज का कारण तो समझ ही गए होंगे। लेकिन हाँ, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब भारत अपना प्रतिनिधित्व को करने के बारे में निश्चित ही विचार करेगा। ये आपने और हमने ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद भी सोच लिया था कि भारत ने इन दिनों डिप्लोमेटिकली जिन जिन चीजों पर चैलेंज फेस किया है उनका इलाज भारत आने वाले समय में ढंग से कर लेगा। अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि अभी रक्षा मंत्री बोले हैं ये बंद नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहने वाला है, तो कंटिन्यू रहने वाला है, तो ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 होगा
उस समय नैरेटिव वॉर में भारत अलग तरह से पेश आएगा, अपने मित्रों को साधते हुए और दुश्मनों को दरकाते हुए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।